हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा पादप जगत का वह प्रभाग होता है जिन्हें प्रथम स्थलीय पादप माना जाता है। हालांकि इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये पौधे जो होते हैं स्थलीय होते हैं, परंतु इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वे असंवहनीय पौधे होते हैं जिनका शरीर जो होता है वह सुकायवत होता है और इनकी कुछ वर्गों के सदस्यों में तनासम, जड़सम और पत्तीसम संरचनाएं पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं यह नम व छायादार स्थानों पर उगने वाले पादप होते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं ये जो होते हैं वह नम स्थानों पर, छायादार स्थानों पर और इसके साथ साथ गीली जो चट्टान होती है इन पर या वृक्ष की छाल होती है इन पर उगने वाले पादप होते हैं। यह इन भागों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये असंवहनीय पौधे होते हैं, अर्थात इनमें संवहनीय अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें जब निषेचन की क्रिया होती है तो इनमें निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है उनसे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण बनाते हैं ये और इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए इनको जल जरूरी है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इनमें उपस्थित नर जनन अंग जो होते हैं इनको कहा जाता है पुंधानी। पुंधानी या इनको कहा जाता है अंग्रेजी में एंथ्रीडिया। इस पुंधानी में द्विकशाभिका युक्त द्विकशाभिक इनमें पुंगणु का निर्माण होता है जो कि नर युग्मक होता है। यह इसी कशाभिका की सहायता से जल में तैरते हुए मादा तक पहुंचता है। इनका जो मादा जनन अंग होता है वह कहलाता है स्त्रीधानी और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में पाया जाता है अंड कोशिका और ये अंड कोशिका जो होता है वह होता है मादा युग्मक। इनका मादा युग्मक जो होता है वो अचल होता है। इनके जो दोनों जनन अंग होते हैं, जो नर जनन अंग होते हैं और मादा जनन अंग जो होते हैं वह बंध्य जैकेट के बहुकोशिकीय बंध्य जैकेट के आवरण से घिरे हुए होते हैं। इनमें जैकेट का आवरण पाया जाता है। ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें जो पीढ़ी एकांतरण होता है या इनका जीवन चक्र जो होता है यह दो प्रकार के जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है, अगुणितक और द्विगुणितक। इनका जो मुख्य शरीर होता है वह अगुणितक होता है और इसके पश्चात में द्विगुणितक शरीर जो होती है, संरचना जो होती है वो दिखाई देती है। प्रभाग ब्रायोफाइटा को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो वर्ग में, एक है लिवरवर्ट और दूसरा है मॉस। लिवरवर्ट जो होता है वह लीवर से संबंधित है। लिवरवर्ट जो होता है यह यकृत के समान दिखाई देता है, इसीलिए इनको लिवरवर्ट कह दिया जाता है। इनका सुकाय जो होता है कुछ कुछ लीवर के समान दिखाई देता है। इनका शरीर जो होता है वो सुकायवत होता है और पूरा शरीर जो होता है वह विभाजित पत्ती के समान दिखाई देता है और इनमें पाए जाते हैं मूलाभास जो मिट्टी पर, मृदा पर इसको पकड़ के रखने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ में जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ये लिवरवर्ट्स जो होते हैं ये भी नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण है मार्केंसिया। इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है इनमें विखंडन विधि के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। साथ ही साथ इसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बनती है। इस विशिष्ट प्रकार की संरचना को कहा जाता है जेमा।
ये जेमा जो होते हैं जिस भाग में बनते हैं वह भाग जो होता है वह कहलाता है जेमा कप। इस जेमा कप में ही ये विशेष प्रकार की संरचना जो होती है, हरे रंग की बहुकोशिकीय संरचना निर्मित होते हैं। और ये जेमा जो होते हैं जब मिट्टी पर गिरते हैं तो नए पादप काय का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं जेमा के द्वारा, जो बनता है जेमा कप में। लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं, अर्थात नर और मादा पौधे जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं या एक ही पौधे में नर व मादा जननम उपस्थित हो सकते हैं। जब ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, लीवरवर्ट्स जो होते हैं इनमें भी जब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है तो नर युग्मक जो होगा वह मादा युग्मक तक पहुंचता है और उसके पश्चात में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो होता है वह विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, जो पुनः विकसित होकर के बीजाणुद्भिद संरचना का निर्माण करता है। ये बीजाणुद्भिद संरचना जो होती है, यहाँ की जो मातृ कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है और अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये बीजाणु जो होते हैं मृदा पर जब गिरते हैं तो पुनः एक नए पादप काय का विकास करते हैं। इस प्रकार इनमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया भी होती है। मॉसेस जो होते हैं ये कुछ इनका शरीर जो होता है वह जड़ सम, तना सम और पत्ती सम संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इनमें जो जड़ के समान संरचना होती है वो मूलाभास कहलाती है। इनमें पत्तियों के समान, हालांकि आंतरिक संरचना पत्ती के जैसी नहीं होती है, परंतु पत्तियों के समान संरचना इनमें पाई जाती है और इनमें तना भी पाया जाता है। इस प्रकार से तो तना के समान भी संरचना इनमें उपस्थित होता है। ये मॉसेस जो होते हैं यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और बारिश के समय में इसका एक प्रजाति जो है ये फ्यूनेरिया जो है वो अक्सर बारिश के समय में आप देखना तो जहाँ पर गीली मिट्टी होगी या दीवारें होती हैं, नम दीवारें होती हैं, वहां पर एक कालीन के समान हरी रचना का निर्माण कर लेते हैं और इसके बाद में जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो ये सूख जाते हैं। मॉसेस जो होते हैं, फ्यूनेरिया जो होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है यह भी दोनों प्रकार का होता है, अगुणितक और द्विगुणितक जीवन चक्र। इनका जो वास्तविक प्रभावी जीवन जो होता है वह होता है अगुणित संरचना और ये अगुणित संरचना जो होता है वह कहलाता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद या इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। ये युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला भाग जो है वो पूरा इसका युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करता है। इनका कम समय अप्रभावी या कम समय तक रहने वाला जो संरचना होता है वह होता है द्विगुणित संरचना के रूप में और ये कहलाता है बीजाणुद्भिद। ये बीजाणुद्भिद जो होते हैं यह युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं। बीजाणुद्भिद ये संरचना जो होगी वह बीजाणुद्भिद कहलाती है और ये कहलाता है इसका द्विगुणित संरचना, जो किस पर, युग्मकोद्भिद पर भोजन के लिए और उनके ऊपर आश्रित रहता है। ये कम समय के लिए प्रभावी होता है। जब इनके द्वारा बीजाणु का निर्माण कर लिया जाता है तो ये इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है और उसके बाद में नए पादप शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो मॉस होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल, इनका जो जीवन चक्र होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। मॉस के पौधे का जीवन चक्र जो होता है वह आरंभ होता है एक अगुणित संरचना से जो कहलाता है बीजाणु या स्पोर कहलाता है। इस बीजाणु में अंकुरण होता है तो यह अंकुरित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है जो तंतुमय संरचना के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से ये तंतुमय संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। ये तंतुमय संरचना नीचे की तरफ राइजॉइड्स बनाता है, मूलाभास बनाता है और ऊपर की ओर कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है। इस तंतुमय संरचना को कहा जाता है प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा जो होता है यही फिर विकसित होकर के एक
पौधे का विकास करता है, जो युग्मकोद्भिद पौधा होता है उसका विकास करता है। अब यहाँ पर इनका जो ऊपर वाला भाग होता है, वायवीय भाग जिसको कहा जाता है, ये विकसित होते हैं और इस प्रकार से संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और ये संरचना जो होता है यह कहलाता है युग्मकोद्भिद। इस युग्मकोद्भिद में दो शाखाएं विकसित होती हैं, एक ही पादप में दो शाखाएं विकसित होती हैं। एक शाखा जो होता है वह मेल ब्रांच कहलाता है और एक शाखा जो होता है वह फीमेल ब्रांच कहलाता है। एक को नर शाखा कहेंगे और दूसरे को मादा शाखा कहा जाता है। नर शाखा जो होते हैं इनमें जो नर जनन अंग होते हैं जिसको पुंधानी या एंथ्रिडिया कहा जाता है, ये पुंधानी जो होते हैं वह मुग्दर के आकार की संरचना होते हैं इस प्रकार से, और इनके चारों तरफ बंद जैकेट का आवरण पाया जाता है। इनके चारों तरफ बंध्य पत्तियों का भी आवरण होता है, इस प्रकार से ढके हुए होते हैं। पैरेकिटियल पत्तियां कहलाती हैं ये एंथ्रिडिया जो होते हैं, न पुंधानी या एंथ्रिडिया जो होते हैं, इनके अंदर ही जो इनमें जो मातृ कोशिका होती है, इनके विभाजन से पुमणु का निर्माण होता है जो कि नर युग्मक होता है। तो इसमें जो पुमणु बनता है वह गतिशील होता है, अर्थात इनमें प्रशाभिका पाई जाती है। मादा शाखा जो होती है इसमें मादा जनन अंग का विकास होता है जो कहलाता है आर्किगोनिया या स्त्रीधानी। इनमें जो स्त्रीधानी होती है वह फ्लास्क नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है और इनमें ऊपर की ओर वाला भाग जो होता है वह पतली नलिका के समान संरचना बनाता है जो कहलाता है ग्रीवा, और निचला भाग जो होता है वह फूली हुई संरचना बनाता है जो कहलाता है इनका वेंटर। वेंटर में ही पाए जाते हैं अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक होते हैं। इस प्रकार से अंड कोशिका ये मादा युग्मक होते हैं। तो जब ये परिपक्व हो जाते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, तो नर युग्मक जो होगा वह जल की सहायता से तैरते हुए ग्रीवा तक प्रवेश करता है और ग्रीवा से ये कहाँ पहुंच जाता है, वेंटर में पहुंच जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं। नर और मादा युग्मक दोनों के संलयन से निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया में एक द्विगुणित संरचना बनती है जो कहलाती है युग्मनज। युग्मनज जो होता है यह विकसित होता है, विकसित होकर के यह भ्रूण का निर्माण करता है। ये युग्मनज जो होगा वह भ्रूण बनाता है मादा शाखा में और उसके पश्चात में ये युग्मनज जो होगा वह विकसित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है जो कहलाता है स्पोरोफाइट। इस प्रकार से ये कहलाता है स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा, ये भ्रूण की कोशिकाएं जो होंगी वही फिर क्या बना लेती हैं, स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेती हैं। इस स्पोरोफाइट की ये जो होगा वो किससे लगा हुआ रहेगा, मातृ शरीर से लगा हुआ रहेगा इस प्रकार से, और यहाँ से वह भोजन को प्राप्त करेगा और यहाँ पर बनेंगे क्या, बीजाणु। अब यहाँ पर जो मातृ कोशिका होगी, बीजाणु स्पोरोफाइट मातृ कोशिका होंगी, ये मातृ कोशिका जो होंगी वो अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें बहुत सारे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये अगुणित बीजाणु जो होंगे जब ये स्पोरोफाइट जो होगा वह फटेगा, स्पोरोफाइट के फटने से ये बीजाणु जो होंगे वह वातावरण में मुक्त होंगे और वातावरण में मुक्त होने के पश्चात में यही अगुणित बीजाणु जो होंगे वह पुनः अंकुरित होकर के प्रोटोनिमा का निर्माण करेंगे और उसके बाद में फिर से नर और मादा शाखा युक्त युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एक ब्रायोफाइटा में जो फ्यूनेरिया या मॉस जो होता है उनका
जीवन चक्र होता है। तो इनके जीवन चक्र की ये अवस्था जो है, यहाँ तक की अवस्था जो है वह अगुणित अवस्था कहलाती है। अगुणित अवस्था कहलाती है। इतना भाग जो होगा वो अगुणित संरचनाओं से मिलकर बना है और ये संरचनाएं जो है वो कैसी हैं, द्विगुणित संरचना के रूप में उपस्थित है। तो दोनों जो होते हैं वो अलग अलग समय में प्रभावी होते हैं। मांस का जो बीजाणुद्भिद होता है वह 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। इनका जो लंबा वाला भाग जो होता है, इस प्रकार दिखाई देने वाली ये संरचना जो होती है वह कहलाती है फूट, जो कि मादा गैमेटोफाइट में धंसा हुआ होता है और यहाँ से जल व भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा भाग जो होता है वह कहलाता है सीटा, जो कि फूड को उनके कैप्सूल से जोड़ने का कार्य करता है। और तीसरा और मुख्य भाग जो होता है वो कहलाता है कैप्सूल। ये कैप्सूल जो होते हैं इन्हीं के द्वारा यहाँ पर उपस्थित बीजाणु मातृकोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है और इन्हीं से जो अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये अगुणित बीजाणु जो होते हैं यही फिर अंकुरित होकर के नए पादप काय का विकास करते हैं। पादप जगत का अगला प्रभाग जो है वह है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, इसमें ट्रैकियो जो होता है वह श्वास नली से, ट्रैकिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्वास नली, जो जंतुओं में पाए जाने वाली नली होती है। तो ट्रैकियोफाइटा जो पौधे होते हैं इनमें भी नली के समान संरचना पाई जाती है। ये पृथ्वी के सबसे सफलतम पौधे होते हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले पौधे के रूप में भी पाए जाते हैं और लंबी आयु तक जीवित रहने वाले पादपों के रूप में भी पाए जाते हैं। ये ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इनमें संवहनीय अंग पाया जाता है, जो कि होता है जाइलम व फ्लोएम के रूप में। ट्रैकियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं इनका जो प्रभावी अवस्था होता है वह होता है बीजाणुद्भिद अवस्था। और ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वह स्पष्ट रूप से जड़, तना व पत्ती में विभेदित रहती है। प्रभाग ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इनमें जितने भी सदस्य होते हैं वह जितनी भी परिस्थितियां होंगी, वातावरणीय परिस्थितियां, उनमें वे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और इस प्रकार से वह लंबा जीवन यापन जीते हैं। तो इनको पृथ्वी का सफलतम जीव पादप कहा जाता है। तो पादप इसलिए क्योंकि इनमें जड़ें पाई जाती हैं जो जमीन में गहराई तक जाती है और जल का अवशोषण करती हैं। इनमें कुछ यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं जिसके कारण ये पृथ्वी पर खड़ा रहते हैं और साथ ही साथ इनके जो वायवीय भाग होते हैं उसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जो इनको विपरीत परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है। इसीलिए ये सबसे सफलतम पौधे माने जाते हैं। प्रभाग ट्रैकियोफाइटा जो होता है इनको 3 उप प्रभाग में बांटा गया है। 3 उप प्रभाग में एक है टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्मी और तीसरा है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी को हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्मी जो होते हैं वे कहलाते हैं आवृत बीजी। इनका जो मुख्य भाग होता है वह बीजाणुद्भिद अवस्था होता है, इसीलिए इनका जीवन चक्र जो होता है, ये संवहनी पौधे हैं, इनका जीवन चक्र जो होता है वह किस प्रकार का होगा, द्विगुणितक प्रकार का होता है। उपप्रभाग टेरिडोफाइटा जो होते हैं यह वे संवहनीय पौधे होते हैं जिनमें पुष्प व बीज का विकास नहीं होता है। इनमें पुष्प व बीज नहीं बनते हैं।
इनका मुख्य शरीर जो होता है, जो कि प्रभावी अवस्था में उपस्थित होता है, वह होता है बीजाणुद्भिद। और ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वह जड़, तना व पत्ती में विभेदित रहती है। इनमें संवहन अंग के रूप में जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है। इनके जाइलम में वाहिका नहीं पाया जाता है और फ्लोएम जो होता है उनमें सहकोशिका जो होता है वह अनुपस्थित होता है। ये जो टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनमें जो बीजाणुद्भिद अवस्था होता है वो प्रभावी होता है और इनके द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है। युग्मकोद्भिद जो होते हैं इनके द्वारा फिर नर जननांग, पुंधानी या एंथ्रिडिया और मादा जननांग, स्त्रीधानी या आर्कीगोनिया का निर्माण होता है। टेरिडोफाइटा में बनने वाले बीजाणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये सम बीजाणुक होते हैं या फिर विषम बीजाणुक होते हैं। सम बीजाणु जो होते हैं इसमें समान प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, समान आकार के बीजाणु बनते हैं, जबकि विषम बीजाणु जो होते हैं इसमें अलग अलग आकार के बीजाणु का निर्माण होता है। प्रभाव टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा जाता है। 4 वर्गों में पहला है साइलोफाइटा, इसका उदाहरण है साइलोटर्म। दूसरा है लाइकोफाइटा, इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम। तीसरा स्फिनोफाइटा, इसका उदाहरण है इक्विसिटम। और चौथा है टेरोप्सिडा, जिसका उदाहरण है ड्रायोप्टेरिस या जिसको सामान्य नाम फर्न के रूप में जाना जाता है। इसमें से जो टेरोप्सिडा जो होते हैं इसमें जो ड्रायोप्टेरिस जो होता है या फर्न जो होता है इनमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात इनका एक पादप काय जो होता है वह बीजाणुद्भिद होता है। तो बीजाणुद्भिद जब तक रहता है तब तक इसका युग्मकोद्भिद अवस्था नहीं होता है और जब युग्मकोद्भिद अवस्था होता है तब बीजाणुद्भिद अवस्था नहीं होता है। तो दोनों जो होते हैं वह कैसे होंगे, एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका बीजाणुद्भिद अवस्था जो होता है वह किस प्रकार से रहेगा, स्पष्ट रूप से इनमें जड़ उपस्थित होंगे और इनमें पत्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये फर्न जो होते हैं वह सजावट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब जब इस फर्न में ड्रायोप्टेरिस या फर्न जो होता है जब इसमें प्रजनन की प्रक्रिया होनी होगी तो इनकी पत्तियों की निचली सतह पर कुछ धब्बे बनते जाते हैं। धब्बे के समान संरचनाएं इस प्रकार से बनती जाती हैं। जिन पत्तियों में बनती है वे बीजाणु पर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से ये संरचना जो होती है वो कहलाती है सोराई। इन सोराई में विकसित होते हैं बीजाणु धानियां और ये बीजाणु धानियां जो होती हैं कुछ इस प्रकार से संरचना युक्त होती हैं। इनमें जो बीजाणु धानियां होती हैं इनकी बीजाणु धानी की मातृ कोशिकाएं जो होंगी वह क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन करके बहुत सारे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। जब ये बीजाणु बन जाते हैं तो ये बीजाणु धानियां जो होती है वो फट जाती है और पत्तियां जो होती हैं वो सूख कर जिस पत्ती में बीजाणु धानी बन रहे हैं वह पत्तियां जो है वो सूख कर गिर जाती है। पत्तियों के सूखकर गिर जाने के कारण ये बीजाणु जो होते हैं वह कहाँ पर, मिट्टी में अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के एक चपटी सी संरचना का निर्माण करते हैं और यही संरचना जो होता है वह कहलाता है प्रोथैलस। ये प्रोथैलस जो होता है वह अगुणित संरचना होता है। ये प्रोथैलस जो होता है इसमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जल का अवशोषण करता है और यह मृदा में बांध के रखता है, अपने आप को स्थिर करके रखता है। जब प्रोथैलस विकसित हो जाता है तो इसके प्रोथैलस के ऊपर वाले भाग में जहां पर इस प्रकार से खांच का निर्माण होता है इस वाले भाग में यहाँ पर स्त्रीधानी आर्कीगोनिया का विकास होता है
और नीचे की ओर जहाँ राइजॉइड्स होते हैं वहां पर पुंधानी का विकास होता है। अब स्त्रीधानी और पुंधानी जो होते हैं दोनों में नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये पुंधानी में उपस्थित नर युग्मक जो होते हैं वह जल की सहायता से तैर करके वह स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। जब वो स्त्रीधानी तक पहुंच जाते हैं तब दोनों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया होंगी, दोनों से युग्मित होकर के युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज जो होता है यह पुनः विकसित होता है तो एक फर्न का पादप जो होता है वह निर्मित होता है। जब ये पौधा विकसित हो जाता है तब ये प्रोथैलस जो होता है वह सूख जाता है। इस प्रकार से इनके जीवन काल में दो प्रभावी अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। इनका द्विगुणित संरचना भी प्रभावी होता है और अगुणित संरचना जो होता है वो भी अल्प समय के लिए प्रभावी और स्वतंत्र अवस्था के रूप में पाया जाता है। ये हरे रंग की संरचना होती है इसीलिए ये अपना प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कर सकती है। तो इस प्रकार फर्न जो होते हैं उसमें दोनों अवस्थाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं।